मैं रिंकू कुमार KPS अकेडमी हिस्ट्री में आपका अभिनंदन करता हूं। मैं फिर से वीडियो लेकर आया हूं जो रेगुलेट एक्ट 1773 ईस्वी के वीडियो है, जो अक्सर एग्जाम में वहां से सवाल पूछे जाते हैं। ये वीडियो दो सब्जेक्ट में काम आएगी, राजनीति शास्त्र और इतिहास। इतिहास में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इतिहास में भी इसका एक पार्ट है। एक्ट, जितने भी एक्ट हैं मोस्ट और राजनीति शास्त्र में तो ये एक्ट है ही है। और मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पा रहा काफ़ी दिन से, 8-10 दिन से, क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, तो इसलिए आप लोगों को सभी पता है इन दोनों में काम चलता है। तो इसलिए मैं आज वीडियो जो बनाई है ऑनलाइन में आया था आज, जिससे कारण नेटवर्क इशू प्रॉब्लम है, जिससे वीडियो साफ नहीं आ रही, इसलिए मैं दूसरी वीडियो ये बनाई है जो बिना लाइव है, जो इस प्रकार है। रेगुलेटिव एक्ट 1773, रेगुलेट एक्ट 1773 में नंबर 1, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा 1772 ईस्वी में गठित युवा गुप्त समिति के प्रतिवेदन पर 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलर एक्ट पारित किया गया था। मतलब जो रेगुलर एक्ट जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था लॉर्ड नॉर्थ द्वारा 1772 में एक गुप्त समिति प्रतिवेदन पर 1773 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये एक्ट पारित किया गया। नंबर 2, कंपनी का 24 सदस्य निदेशक मंडल होगा। कंपनी का 24 सदस्य निदेशक मंडल होगा, जिसका चुनाव कंपनी के शेयर धारकों द्वारा किया जाएगा तथा इसका कार्यकाल 4 वर्ष का होगा, लेकिन प्रतिवर्ष 1/4 सदस्य त्याग पद देते रहेंगे। किसी भी सदस्य को दोबारा चुने जाने हेतु 1 वर्ष का विराम आवश्यक होगा। इसमें क्या था, कंपनी का एक 24 सदस्य निदेशक मंडल होगा। कंपनी का 24 सदस्य निदेशक मंडल होगा, जिसका चुनाव जो कंपनी के शेयर धारक थे, जो कंपनी में पैसे लगाते थे व्यापारी, उन कंपनी के व्यापारी के द्वारा ही चुनाव होगा, जिसका कार्यकाल 4 वर्ष का होगा। इसे कार्यकाल क्या होता था, 24 सदस्य निदेशक मंडल था, इसे कार्यकाल होता था 4 वर्ष। और 1/4 इसमें लिखा है कि प्रतिवर्ष 1/4 सदस्य त्यागपत्र देते रहेंगे। कितने? 1/4 सदस्य त्यागपत्र देते रहेंगे, और किसी भी सदस्य को दोबारा चुने जाने हेतु, मतलब जो सदस्य पहले चुन गया हो इस 24 सदस्य निदेशक मंडल में, जो पहले चुन गया हो, जो 1/4 त्यागपत्र देने के बाद में, तो उसका एक प्रावधान था कि 1 वर्ष का विराम आवश्यक होना चाहिए। उस सदस्य को क्या था कि कम से कम ऐसा नहीं है कि 24 सदस्य में शेयरधारक, कंपनी के शेयरधारक ने चुन लिया वो कैंडिडेट 4 वर्ष में, और जब कंपनी का 1/4 त्यागपत्र देता है तो दोबारा चुनाव होता है, तो उसके बाद वो फिर दोबारा चुन ले जाएगा। ऐसा प्रावधान नहीं था। उसमें क्या था कि कम से कम 1 वर्ष का उसमें गैप होना चाहिए। नंबर 3, कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा, जो कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय मंत्री की मामले की रिपोर्ट किसको दी जाती थी? ब्रिटिश वित्त मंत्री को। और तथा सैनिक व राजनीतिक मामले की रिपोर्ट फिर से किसको दी जाती थी? ब्रिटिश विदेश मंत्री को देनी होगी। क्या था इसमें, जो निदेशक मंडल था कंपनी का, जो वित्तीय मामले की रिपोर्ट किसको दी जाती थी? जो ब्रिटिश वित्त मंत्री था। और सैनिक व राजनीतिक मामले की रिपोर्ट किसी दी जाती थी? जो ब्रिटिश विदेश मंत्री था। नंबर 4, बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा। जो बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग। और वारेन हेस्टिंग, उसके बाद में वारेन हेस्टिंग बंगाल का जो प्रेसिडेंट थी के बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना? इसमें क्वेश्चन आता है कि जो बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। तो जो वारेन हेस्टिंग, उसमें था प्रावधान कि जो बंगाल का जो गवर्नर था उस टाइम पे, बंगाल का गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग। तो वारेन हेस्टिंग ही गवर्नर जनरल कहलाएगा। शेष दोनों जो प्रेसिडेंसी थी, 3 प्रेसिडेंसी 2 थी, मद्रास बम्बई, और मद्रास बम्बई के विदेशी मामले निर्धारित, मद्रास व बम्बई के विदेश मामले निर्धारित करने का अधिकार बंगाल के गवर्नर जनरल को होगा, मतलब वारेन हेस्टिंग को होगा। उसकी अनुमति के बिना बम्बई मद्रास के गवर्नर जनरल कोई भी संधि या समझौता नहीं कर सकता। इसमें क्या था
कि जो बंगाल का जो गवर्नर होगा वो गवर्नर जनरल कहलाएगा। उसके बाद में जो दोनों शेष प्रेसिडेंट थी मद्रास और बम्बई, उसके मद्रास और बम्बई, मद्रास के बम्बई के किसके अधीन हो गया था? बंगाल के अधीन हो गया था। तो तीनों का प्रेसिडेंटी अधिकारी कौन हो गया था? वारिंग हेस्टिंग, मतलब गवर्नर जनरल कौन बन गया था? वारिंग हेस्टिंग। तीनों का, बम्बई, मद्रास और बंगाल का। उसके बाद में उसमें बोला था कि इसके बिना जो विदेशी जो मामले हैं, विदेशी जो मामले निर्धारित करने का जो अधिकार केवल किसको होता था? गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल की अनुमति के बिना ही कोई संधि या समझौता नहीं कर सकता था। उसके बिना ही कोई ऐसा नियम चालू नहीं कर सकता जब तक बंगाल के गवर्नर जनरल तो वारिंग हेस्टिंग की अनुमति नहीं होती थी। वारिंग हेस्टिंग की अनुमति होने के बाद में ये वारिंग हेस्टिंग की अनुमति के बाद में ही कोई संधि या समझौता कर सकता था। नंबर 5, गवर्नर जनरल 4 सदस्य परिषद होगी। जो गवर्नर जो वारिंग हेस्टिंग ने 4 सदस्य परिषद की स्थापना करी थी वारिंग हेस्टिंग ने, तो उसमें क्या होगा कि गवर्नर जनरल 4 सदस्य परिषद होगी जिसका कार्यकाल 5 वर्ष होगा। वारिंग हेस्टिंग ने 4 सदस्य परिषद की स्थापना करी जिसका कार्यकाल 5 वर्ष होगा, और उस 5 वर्ष में कार्यकाल पूरा होने पर उन्हें वापस गवर्नर जनरल द्वारा सभी निर्णय अपनी परिषद के बहुमत द्वारा लिए जाएंगे। इसमें एक ही टीम गठित करी 4 सदस्य वाली वारिंग हेस्टिंग ने, तो 4 सदस्य वाली हेस्टिंग ने टीम गठित करने के बाद में 5 वर्ष तक होती थी। तो इसका जो कार्यकाल पूरा होने के बाद में जो गठित 4 सदस्य परिषद की जो गठित समिति थी उसके बिना या उसके बहुमत के द्वारा लिए गए निर्णय ही लास्ट में पारित होते थे। इसमें 4 सदस्य में कौन कौन थे जो वारिंग हेस्टिंग ने बनाए थे? नंबर 1 क्लेवरिंग, जो क्लेवरिंग था 4 सदस्य परिषद में, क्लेवरिंग। नंबर 2 मानसन, नंबर 3 बारवेल और नंबर 4 फिलिप फ्रांसिस। तो इसमें क्या था कि जो फिलिप फ्रांसिसी का मतभेद हो गया था किससे? वारिंग हेस्टिंग से। तो वारिंग हेस्टिंग जब नियम या कोई समझौता या कोई संधि करता था तो इसमें सबसे ज्यादा परेशानी किसको होती थी? मतलब सबसे ज्यादा विवाद जो करा था फिलिप फ्रांसिस ने करा था वारिंग हेस्टिंग को, जिसके कारण वारिंग हेस्टिंग को कोई भी संधि या कोई समझौता या कोई बहुमत से गठित जो भी परिषद के बहुमत द्वारा लिए गए जो निर्णय लिए जाते थे तो वारिंग हेस्टिंग को उसमें कठिनाई हो गई। कठिनाई किस क्यों हो गई? क्योंकि फिलिप फ्रांसिसी उन नियम को मानता भी था और नहीं मानता था, और इतना मतभेद हो गया अगर चल के वारिंग हेस्टिंग को इसमें कठिनाई हुई। क्वेश्चन ये पूछे आता है कि इनमें से कौन सा है जो वारिंग हेस्टिंग के खिलाफ विरोध करता था या वारिंग हेस्टिंग के खिलाफ नियम बनाने में कठिनाई होती थी? तो फिलिप फ्रांसिसी। एक बात और कि इसमें एक वीडियो में मैं लास्ट में शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, और इसमें क्या था कि रेगुलर एक्ट के माध्यम से ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसके माध्यम से हुई? रेगुलर एक्ट के माध्यम से। इस अधिनियम प्रावधान किया गया कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट इस रेगुलर एक्ट के माध्यम से 1773 में इसमें प्रावधान किया गया सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 ईस्वी में। कितने? कलकत्ता में, कहाँ पर? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 ईस्वी में। एक मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश। जो मुख्य न्यायाधीश कौन था? मैंने बताया था पीछे एलिजा इम्पे। मुख्य न्यायाधीश कौन था? एलिजा इम्पे। और 3 अन्य मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हाइड, चैम्बर्स और लिमिस्टर। कौन थे? हाइड, चैम्बर्स और लिमिस्टर। उसके बाद में रेगुलर एक्ट की विसंगतियों को दूर स्थापित करने तथा अंग्रेजी कंपनी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने उद्देश्य से ब्रिटिश संसद द्वारा 1781 तथा 1786 ईस्वी में संशोधनात्मक अधिनियम पास किए गए। किसके? रेगुलेटिव 1773 के में, 1781 तथा 1786 में संशोधनात्मक अधिनियम पास किए गए। नंबर 3, बंगाल का अंतिम गवर्नर तथा बंगाल का गवर्नर जनरल प्रथम। बंगाल का अंतिम गवर्नर
और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। मद्रास तथा बंबई की प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंट के अधीन कर दिया। किसके अधीन? बंगाल के प्रेसिडेंट के अधीन कर दिया, मद्रास और बंबई को। बंगाल के गवर्नर जनरल को तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर बनाया गया। कौन बनाया गया? वारेन हेस्टिंग। और इसमें इसके बाद में इस पद का नाम गवर्नर जनरल नाम से जाने जाने लगा, क्योंकि पहले बंबई, बंगाल, मद्रास, ये तीनों प्रेसिडेंटी क्या था कि ये तीनों स्वतंत्र होते थे, ये एक दूसरे को हस्तक्षेप नहीं करते थे। जब बंगाल का जो गवर्नर था वारेन हेस्टिंग, जब बंगाल प्रेसिडेंटी बना तो बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बन गया। और वारेन हेस्टिंग बनने के बाद में जो बंगाल के अधीन मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंटी कर दी गई, और उन तीनों का ही गवर्नर जनरल कौन बना? वारेन हेस्टिंग। अब ये शॉर्ट ट्रिक है जो रेगुलेट एक्ट 1773 ईस्वी के मेन पॉइंट इसमें पूरा शॉर्ट ट्रिक में कवर हो जाएंगे, जो इस प्रकार है। गुप्त गवर्नर जनरल कोर्ट में निजी व्यापार करते थे। गुप्त गवर्नर जनरल कोर्ट में निजी व्यापार करते थे। सिंपल ट्रिक है। गुप्त से गुप्त समिति, गुप्त समिति गवर्नर जनरल से, गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन मद्रास व बंबई की प्रेसिडेंसी। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बंगाल का बना था, और बंगाल की जो प्रेसिडेंसी के अधीन कौन कौन से कर दी थी? मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसी। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। (1774) में ठीक। कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 ईस्वी में। एक जो मुख्य न्यायाधीश था एलिजा इम्पे। चार अन्य मुख्य न्यायाधीश को, तीन अन्य मुख्य न्यायाधीश कौन थे? नंबर 1 हाइट, नंबर 2 चैम्बर्स, और नंबर 3 लिमिस्टर। कहीं कहीं यहाँ में एग्जाम जो बोला जाता है, कहीं कहीं इसमें क्या होता है कि इसको लिमिस्टर भी हो जाता है, और कहीं कहीं लिमिस्टर भी हो जाता है। ये कहीं कहीं अक्सर जो कहीं कहीं लिखा आता है लिमिस्टर, ठीक है, लिमिस्टर या लिमिस्टर। सुप्रीम कोर्ट की 1774 ईस्वी में स्थापना कहां पर? कलकत्ता में। स्थापना कहां हुई थी इसकी? कलकत्ता में।
कहाँ पे? कलकत्ता में। कोर्ट से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना। क्या वर्ष का बताता है? 4 वर्ष का कार्यकाल इसका, 4 वर्ष का कार्यकाल। किसकी स्थापना? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना। 4 वर्ष के कार्यकाल होता था। निजी व्यापार, व्यापार पर रोक, किसके माध्यम से? रेगुलेटर के माध्यम से निजी व्यापार पर रोक लगा दिया था। इसमें क्या प्रावधान था कि जो लाइसेंस जो व्यापारी लाइसेंस बनवाता था उसको व्यापार करने का अधिकार था, और जो लाइसेंस नहीं बनवाता था तो उसे कोई निजी व्यापार करने का अधिकार नहीं था। इस वीडियो में गुप्त गवर्नर जनरल कोर्ट में निजी व्यापार करते थे। गुप्त से गुप्त समिति, गवर्नर जैसे वारेन हेस्टिंग, बंगाल का प्रेसिडेंट के अधीन, मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंटी की अधीन। मद्रास कौन कौन? मद्रास और बम्बई किसके अधीन? बंगाल के प्रेसिडेंट के अंदर। और तीनों का गवर्नर जनरल कौन बना? वारेन हेस्टिंग। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में कहाँ हुई? कलकत्ता में। इसका जो मुख्य न्यायाधीश कौन था? एलिजाइन पे। 3 अन्य न्यायाधीश कौन थे? हाइट, चैम्बर्स और लिमिस्टर। और निजी व्यापार पर रोक लगा दिया। यदि निजी व्यापार लाइसेंस इसमें प्रावधान किया था, यदि लाइसेंस बनवा लेते थे व्यापार तो व्यापार करने का अधिकार था, और जो लाइसेंस नहीं बनवा देते तो उसको व्यापार करने का कोई अधिकार नहीं, उस पर रोक लगा दी। इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना जो 4 वर्ष की कार्यकाल था इसमें। अब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो इस वीडियो के में कंप्लीट नहीं हुआ हो। रेगुलेटिव एक्ट 1773 ईस्वी में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो छूटा हो इसमें। इस वीडियो में सारा ही क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो गए। ये क्वेश्चन राजनीति शास्त्र में भी आता है और इतिहास में भी आते हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है IAS, PCH, TGT, PGT, GD या D या जो भी थर्ड या जो भी चतुर्थी श्रेणी के या कोई भी एग्जाम है, रैंक नंबर 1 से लास्ट तक, जो इसके बारे में एग्जाम, इनके रेगुलेटर के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। और ये पूरा एक वीडियो में मैंने कंप्लीट कर दिया। वीडियो इसलिए बन पाई, आपको मैंने पहले पीछे बताया था कि एक तो नेटवर्क की प्रॉब्लम है, लाइव वीडियो ठीक नहीं दिख रहा, इसलिए मैंने दोबारा वीडियो बनाई है। जो यहाँ पे नेटवर्क की इशू ज़्यादा दिक्कत है। और KPS एकेडमी हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।